गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, और अब आखिरी वंश है दिल्ली सल्तनत काल का सबसे आखिरी जो वंश हम लोग देख रहे हैं यह है लोधी वंश। लोधी वंश का काल समय कब से 1451 से 1526 तक। लोधी वंश कब से कब तक शासन किया? 1451 से 1526 ईस्वी तक। अब लोधी वंश के संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था। अब वह जो कोई वंश की स्थापना करता है पहला शासक वही रहता है। तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, और इन्होंने शासन किए 1451 से 1489 तक। बहलोल लोधी का शासन काल रहा 1451 से 1489 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत काल में कोई पार्टिकुलर किसी व्यक्तिगत शासक के बारे में पूछे जो सबसे लंबे समय तक शासन किया, वह शासक कौन था? बहलोल लोधी। सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक गद्दी पर रहने वाले शासक बहलोल लोधी। वंश पूछ दे कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे ज़्यादा दिन तक चला था, और लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी सबसे ज़्यादा समय तक शासक के रूप में बने रहे। बहलोल लोधी के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखते हैं। दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में किया। बहलोल लोधी अफगानी था। लोधी वंश जब आया तब से तुर्क का साम्राज्य खत्म हो गया। इससे पहले दिल्ली सल्तनत काल में जितने भी वंश हम लोग पढ़े सभी के सभी तुर्क साम्राज्य के अंतर्गत था। बहलोल लोधी अफगान का व्यक्ति था। अफगानी था, इसीलिए यहाँ से अब अफगानी साम्राज्य की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत काल में पूछता है कि अफगानी साम्राज्य की शुरुआत किसने किया? बहलोल लोधी ने। यह कहेगा कि भारत में अफगानी साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए? बहलोल लोधी। क्योंकि ये अफगान के निवासी थे, इसलिए इन्होंने एक साम्राज्य, नए साम्राज्य की जो स्थापना किए वह साम्राज्य कहलाया अफगानी साम्राज्य। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगानी शासक कहेगा कौन हो जाएगा? बहलोल लोधी। सुल्तान बनने से पहले बहलोल लोधी सरहिंद का सूबेदार था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, उससे पहले वह क्या था? उससे पहले सरहिंद एक छोटा सा प्रांत था, सरहिंद का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने से पहले, यानी कहे तो सुल्तान बनने से पहले बहलोल लोधी क्या था? सरहिंद प्रांत का सूबेदार था। कहाँ का? सरहिंद का। दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद बहुत से अफगानियों को आमंत्रित किया। बहलोल लोधी जब भारत में आकर के नए साम्राज्य की स्थापना किया, नए वंश स्थापित करके जब राजा बन गया, यहाँ के शासक बना, तो वे अपने अफगानियों को आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद बहुत सारे हजारों की संख्या में अफगानी भारत आ गए। और बहलोल लोधी ने क्या किया कि अपने व्यक्ति को, जिन्हें अफगानी से बुलाया था, उन सभी को अपने दरबार में बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया। किसी को मंत्री बना दिया, किसी को सूबेदार बना दिया, किसी को सरदार बना दिया। तो जितने भी मंत्रिमंडल उस समय चलते थे, उसमें बड़े पद, जो ऊंचा पद था, उस पद पे अपने व्यक्तियों को नियुक्त किया। उसे शंका था कि भारत के मुस्लिमों को यदि नियुक्त करेंगे तो वह हमसे कभी भी छल कर सकता है। इसीलिए अपना व्यक्ति रहेगा तो जैसे हम चलाना चाहेंगे वैसे चलाएंगे। सुल्तान बनने के बाद बहलोल लोधी हजारों अफगानियों को भारत बुलाया
और उन सभी को ऊंचे पद पर नियुक्त किया। अपने सरदारों को बहुत इज्जत करता था। जितने भी ऊंचे पद पर सरदार के नियुक्त किया, उन सभी सरदारों को बहुत इज्जत भी करता था बहलोल लोदी। कभी कभी दरबार में कोई सभा होती थी, किसी प्रकार की मीटिंग होती थी, तो उस मीटिंग में सभी मंत्री और सरदार लोग बैठते थे और उस मीटिंग के दौरान बहलोल लोदी जब एक शासक थे, राजा थे, तो इन्हें सिंहासन पर बैठना चाहिए था। लेकिन ये क्या करते थे, सिंहासन पर नहीं बैठ के लोगों के साथ समूह में आकर के नीचे बैठते थे। इनका विचार अब तक के सुल्तानों से अलग था। अपने सरदारों को बहुत इज्जत भी करते थे। मीटिंग में सरदार के साथ सिंहासन छोड़ करके नीचे जमीन पर बैठते थे और सरदारों को वे मकसदे आलो कह करके पुकारते थे। प्यार से सरदार को कभी सरदार नहीं, प्यार से मकसदे आलो कह करके अपने सरदारों को पुकारते थे। बहलोल लोदी के समय जौनपुर एक स्वतंत्र साम्राज्य था। देखिए जौनपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक प्रांत है जौनपुर। जौनपुर जो था वह स्वतंत्र था, वह किसी के अंदर में नहीं था और न कोई उसे अपने अधिकार में ले रखा था। जौनपुर एक स्वतंत्र साम्राज्य था और उस जौनपुर का शासक था हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी जौनपुर का क्या था, शासक था। बहलोल लोदी ने क्या किया कि जौनपुर पर आक्रमण करके हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिया और उस जौनपुर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। ग्वालियर अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय, ग्वालियर अभियान करने के बाद दिल्ली लौटते समय बहलोल लोदी को लू लग गया। जब लू लग गया तो लू लगने से वे क्या हुए, बीमार पड़ गए। अब बीमार जब पड़ गए तो इतना ज़्यादा बीमारी अटैक कर गया कि वे चल बसे। डेट याद रखेंगे, 12 जून 1489 ईस्वी को, 12 जून 1489 ईस्वी को लू लगने के कारण से बहलोल लोदी के मृत्यु हो गई। तो बहलोल लोदी से संबंधित इतनी सारी बिंदुएं अभी हम लोग देखें। जब बहलोल लोदी मर जाता है तो उसके बाद बहलोल लोदी का पुत्र उसका उत्तराधिकारी के रूप में शासक बनता है। कौन सा, सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, सिकंदर लोदी। कौन होता है सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी का पुत्र। कब बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुई, 12 जून 1489 ईस्वी को। कैसे, लू लगने के कारण। किस अभियान के बाद, ग्वालियर अभियान के बाद। बहलोल लोदी जब दिल्ली का शासक बना उस समय उत्तर प्रदेश का वह कौन सा क्षेत्र था जो स्वतंत्र था, जौनपुर। जौनपुर का शासक कौन था, हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी को पराजित कर बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली के क्षेत्राधिकार में मिला लिया। बहलोल लोदी से संबंधित बिंदु खत्म। अब हम लोग देखते हैं बहलोल लोदी के पुत्र कौन था, सिकंदर लोदी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सिकंदर लोदी 1489 में शासक बनता है पिता की मृत्यु के बाद। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी लोदी वंश के दूसरे शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। लोदी वंश में 3 गो शासक आपको पढ़ना है और उन तीनों में सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ हुआ वह कौन हुआ, सिकंदर लोदी। इसका मूल नाम निजाम खां था। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खां था एवं उपनाम गुलरुखी था। गुलरुखी के नाम से किसे जाना जाता है, सिकंदर लोदी को। लेकिन बाद में जब ये शासक बने उससे पहले ही उन्हें एक उपाधि मिल गया था, क्या चीज़ की, सिकंदर की। बाद में चल कर के ये सिकंदर की उपाधि धारण करके सिकंदर लोदी नाम से विख्यात हो गए। सिकंदर लोदी संगीत और कविता में बहुत प्रेमी था।
संगीत का और कविता का बहुत प्रेमी था। इसने फारसी भाषा में अनेकों किताब लिखा। किस भाषा में? फारसी भाषा में। इसके समय संगीत की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी लज्जते सिकंदरी। लज्जते सिकंदरी संगीत की पुस्तक थी। किसके समय? सिकंदर लोदी के समय। सिकंदर लोदी ने भारत में पहली बार भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी नामक पैमाना लागू किया। उससे पहले भारत में भूमि मापने की कोई पैमाना नहीं था। भूमि मापने की एक पैमाना गज ए सिकंदरी किसने लागू किया था? सिकंदर लोदी ने। आगे देखते हैं सिकंदर लोदी के कार्य में कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया और 1506 में उसी आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो दिल्ली सल्तनत काल में पढ़ा जाएगा कि आगरा को दिल्ली की राजधानी किसने और कब बनाया था? सिकंदर लोदी ने। कब? 1500। आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 ईस्वी। यहाँ से यह दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग याद रखेंगे इसको। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया और 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ब्राह्मणों पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। ब्राह्मण पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद आगे चल करके वह ब्राह्मण पर से जजिया कर हट गया था, लेकिन सिकंदर लोदी ने क्या किया? पुनः फिर से ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इसने एक बेधन नाम के, बेधन है बउआ, इसने एक बेधन नाम के ब्राह्मण को फांसी भी दिया था। सिकंदर लोदी ने एक बेधन नाम के ब्राह्मण को फांसी दिया था। और फांसी देने का कारण क्या था? तो उन्होंने बताया था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र धर्म है, इसीलिए सिकंदर लोदी ने उसे फांसी दे दिया था। मतलब क्या? उसका मानना था कि केवल मुस्लिम धर्म ही पवित्र है, हिंदू धर्म पवित्र नहीं है। लेकिन बेधन नाम का जो ब्राह्मण था वह बताया था कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र है। इससे नाराज होकर के सिकंदर लोदी ने बेधन नाम के ब्राह्मण को फांसी दे दिया था। सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को सिकंदर लोदी की भी मृत्यु हो गई। इस तरह से लोदी वंश के दूसरे शासक की भी कहानी खत्म। और तीसरे शासक में सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इसका पुत्र बनता है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी से विशेष कुछ क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है कि कुछ समय तक तो वो अपने शासन को चलाए। 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी शासक के रूप में रहे। 1517 से 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोदी शासक रहे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। और इसी 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करके इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। और इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर स्वयं बैठा था बाबर। और उस समय से एक नए राजवंश की स्थापना होती है, वह कहलाता है मुगल वंश। तो इब्राहिम लोदी से एक ही बात हम लोग को याद करके रखना था, क्या? कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके किसके बीच हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में पराजित कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर स्वयं बैठ गया। इस तरह से दिल्ली की गद्दी पर जब बाबर बैठ गया तो लोदी वंश का अंत हो गया। लोदी वंश का अंत किसने कर दिया? बाबर ने। और उसके बाद कौन से वंश की स्थापना किया? मुगल वंश। बाबर द्वारा जो नई
राजवंश स्थापित हुए वह वंश कहलाया मुगल वंश। तो अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत काल की कहानी लोदी वंश के साथ खत्म हो गई।